बेंगलुरु जाएंगे लेके गेहूं को, तो उसी का आदमी वहां मिलेगा, कहेगा मेरा गेहूं भरा हुआ है, नहीं खरीदेंगे। इसलिए इस धोखे में मत रहना कि आपका गेहूं दूसरी जगह जाके बेचा जा सकता है। अगर यहाँ नहीं बिका तो कहीं नहीं बिकेगा। ये इतना खतरनाक बिल है क्योंकि एक व्यक्ति की मोनोपाली ये सुनिश्चित करता है। इसी में एक है एसेंशियल कमोडिटी, भंडारण का। एसेंशियल मतलब आवश्यक वस्तु जो जीने पे ऊपर निर्भर है। ये हमको पहले से ही निर्धारित है कि जो खेती के आइटम है जीवन जीने का आधार है, इसलिए टन गेहूं भंडार कर सकता है, इससे अधिक नहीं कर पाएगा। इसका कारण ये था कि उसकी मोनोपाली ना हो। कोई आके बहुत पैसा लगा देगा और सब खरीद लेगा गेहूं, उसका भंडार भर जाएगा, इसके बाद वो बेचेगा नहीं, भंडार में रखा रहेगा, छुटपुट निकालेगा। मान लीजिए कि देश को 1 लाख टन की जरूरत है तो 10 लाख टन रिलीज करेगा। लोगों में हाहाकार मच जाएगी, भुखमरी आएगी, तो उसके दाम जो 20 रुपया है वो 100 रुपए हो जाएंगे। प्याज में आप लोग देख रहे हैं, इसको मजाक मत समझिए, मतलब वो फिर 100। तो जो खरीदने वाले, इसमें सिर्फ किसान प्रभावित नहीं हो, मध्यम वर्ग पूरी तरह से पिसेगा। जिसकी खरीद शक्ति आज अपने आप को इतराता हुआ घूम रहा है ना, जिसके पैसे बच रहे हैं, क्योंकि बाजार एक ही है, आमदनी अलग अलग है। देश में गरीब भी है, अमीर भी है, बाजार एक ही है। कर व्यापारी जो है थोड़ा सा बढ़ गए हैं, तो इनको जो है बड़ा सस्ता मिल जाता है, उन्हीं गरीबों के भाव में मिलता है, तो इनके पैसे बचते हैं। तो ये बड़ा पैसा सोचता है कि मैं टैक्स पेयर हूं। तो सबसे बड़ी दुर्गत इनकी होने वाली है, मैं किसान के माध्यम से बता रहा हूं। और मजदूरों के संदर्भ में जो ये मोदी गवर्नमेंट का जो अगला स्टेप है, ये पहले तो कर दिया, भंडारण उनके पास हो जाएगा। जब उसकी मर्जी होगी तो किसान का माल खरीदना बंद कर देगा। एक फैक्टर इसका है। दूसरा फैक्टर ये है कि गोदाम में जाम कर देगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। जो अगला फैक्टर है मजदूरों के ऊपर, इसका जो क्या प्रभाव होगा, जो ये गलती से आ गई तो हम नहीं कमा पाएंगे, जबकि दूसरा आदमी आपको लूटने में लगा हुआ। इसी तरीके से इन्होंने मजदूर बिल पास किए हैं। जो 38 श्रम कानून थे, अलग अलग सुरक्षा होती थी मजदूरों की, कि 8 घंटे का काम, न्यूनतम मजदूरी, बोनस, ग्रेचुइटी, ये तमाम चीज उन्होंने हमला कर दिया। तो वो जो बड़े कर्मचारी है उसके ऊपर हुए हमला है, जो नया कर्मचारी है उसके ऊपर भी हमला है, जो नए नए मजदूर है उसके भी हमला है। और मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो हद ही पार कर दी। इन्होंने 12 घंटे की ड्यूटी तय कर दी है। अभी ये लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको और कई कानून पास करने हैं, सीधे सीधे 12 घंटे। लेकिन तभी जबान में कई, चाहे वो फुटकर व्यापारी हो और जो सबसे बड़ा तबका है भारत का, जो बेस है, आधार है इस देश का, कृषि प्रधान किसान, ये अब यहाँ पहुंचा। सबने उतना बड़ा आंदोलन नहीं किया जितना किसान प्रोटेस्ट कर रहा है आज की डेट पर। वो भी जागरूक किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने इन बिलों के संदर्भ में जो छोटे मोटे एग्रीमेंट किए थे उसको भुगता हुआ। ये लोग न समझें कि वो इतना आंदोलित क्यों है, उन्हें भड़काया जा रहा है। आप लोग ये समझें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का स्वाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ किसान चख चुके हैं। सबसे पहले पेप्सी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आलू का एग्रीमेंट किया है। पंजाब क्या लेगा नहीं देना, हमारा तो जो लेगा तो लेगा, ना लेगा, हमसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर सब लोग अगर जागरूक होकर इसका समर्थन करें, तभी ये इस टाइप से पूरे देश में एक लहर बने विरोध की, कि इसका सही में विरोध अनिवार्य है। जब सब लोगों को आभास हो जाएगा कि ये बिल जो वापस लेना अनिवार्य हो, जब कर दे, मजबूर करेगी पब्लिक सरकार बनाती है असल में। पब्लिक ही अगर उसको, पब्लिक के लिए ही अगर काला कानून हम जिसको आप चुने वो इस तरह से काला कानून बना देगा, तो फिर आपका क्या होगा। इसकी यही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन लेके ऐसे आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। उनकी स्पष्ट सरकार बनी और वो अपने मन से ये कानून पास किए। बहुत सारी चीजें वो लोग अपने हिसाब से सत्ता में बैठी, भाजपा की सरकार की। किसानों के हित में कोई भी अभी तक उनके जो भी बजट पास हुए नहीं हुए, सारे
कंपनी को सरकारी नौकरी हो, चाहे BSNL हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सबको वो निजीकरण मोदी जी कर दिए। हमारे कम से कम 200 के आसपास किसान, जो लाल किला में जो उस दिन ध्वजा की बात हुई थी, उसमें ये था कि जो वो बॉर्डर में बैठे हुए लोग सिर्फ दंगा फैलाना जानते हैं। जो लाल किले में ध्वजा फहराया गया वो भाजपा के ही व्यक्ति थे। वीडियो आया, प्रधानमंत्री के साथ हैं, उनके गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो है। तो भाजपा के लोग सिर्फ दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपकी बहन और बेटी की तरह हूँ। मेरा सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात का निवेदन है कि ये हमको भी जातिवाद में लड़ाएंगे, पार्टी में एक दूसरे के पार्टी में लड़ाएंगे, भाई भाई को लड़ाएंगे, क्योंकि भाजपा की ये सबसे बड़ी चाल है। हमको इनके बहकावे में नहीं आना है। और जो हमारे टिकैत जी धन है, उनको हम लोग और खासतौर पर आप लोग किसान हैं, उनके हौसले को बढ़ाइए। अगर ये 2024 तक इस आंदोलन को बढ़ाना हो तो हमारे जिले के हर किसान की जवाबदारी होती है, हर नौजवान भाई की हुआ, और वो संघर्ष कर रहा है अपना घर परिवार छोड़ के। और मैं यहाँ जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं भी थी, मैं आई तो रास्ते में मिली। मैं भी किसी के घर की महिला हूँ, आपके घर में भी महिला बेटी हैं। जो हमारे बॉर्डर में भी महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ पे बैठी हुई हैं और हमारे किसान भाइयों का हौसला बढ़ा रहे हैं। सरकार, आप पेपर में भी पढ़ रहे हैं, सरकार पानी बिजली सब कुछ बंद कर दी है, लेकिन धन है, खून पसीना बहा के अन्न उगा लेता है तो धरती माता के शान के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। हमारे किसान भाई और वहाँ शहीद भी हो चुके हैं। लाल किला में बहुत सारे हमारे किसान भाई मारे गए हैं, लेकिन सही जानकारी उनकी नहीं है। हम आप लोगों से बस ये अनुरोध और निवेदन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का सभी जगह चक्काजाम है। और 8 तारीख को किसान सम्मेलन है मनियमा में, तहसील में 12 बजे से। उसमें कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हर विधानसभा में 10 किसानों को सम्मानित किया जाएगा। वो हर जात से होगा और गरीब होगा, जिसके पास थोड़ी सी भी जमीन है, अगर वो खेती करता है तो उसको कांग्रेस पार्टी सम्मानित करेगी। मेरा आप लोगों से अनुरोध और निवेदन है हाथ जोड़ के कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग 8 तारीख को मनियमा तहसील में पहुंचने का कष्ट करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं और ताकत दें किसान भाइयों को। मैं आप लोगों से बस यही एक बात और कहना चाहूंगी। और एक रुपए आप लोग जनता इकट्ठा करके जिस माध्यम से वहां पहुंचे, तो आप लोग जो वहाँ हमारे बॉर्डर में बैठे हुए किसान भाइयों को मजबूत करिए। और राकेश टिकैत भाई का जो सपना है, जो उनका संघर्ष है, उनके संघर्ष को आप और मजबूत करिए। निश्चय ही एक दिन मोदी जी को झुकना होगा। मैं बहुत सारी बातें हो जाएगी, जैसे जो एट्रोसिटी एक्ट का मामला उठा, दिल्ली की सरहदों पर बैठे हुए जो 200 किसान है, उनकी शहादत हो चुकी है इस किसान बिल के कारण। मैं उन सभी को नमन करते हुए आप सभी लोगों को कई छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं। आज ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों को जितना ये लोग जाति धर्म के नाम पर लड़ाए हैं और हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। आज क्यों ये ऐसा हो रहा है? जब तक आप लोग आज से ठीक 90 के दशक से हम लोग भी थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, सबके बीच में भाईचारा हुआ करता था। लेकिन बाद में इन लोगों ने शायद सोचा कि अगर इनके भाईचारे में तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, बहुत से राजनीतिक संगठन ऐसा करते हैं, मैं किसी एक को नहीं कहना चाहता हूं, कई ऐसा करते हैं लोगों में वोट डालने के लिए। किसान आज लास्ट आखिरी सब कुछ बेचने के बाद जब इनकी नजर किसानों पर पड़ी, लॉकडाउन के दौरान केवल एकमात्र ऐसा सेक्टर था किसानी का जो लोगों को खिला पिला रहा था और हमेशा ही प्रॉफिट में रहा। तब इन लोगों को नजर पड़ी कि इस कोरोना काल में जब पूरे सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, आज हमारी लगभग सारी कंपनियां जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जिसमें हमारे भाई लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलता था, आज वो रोजगार छीना जा चुका है। तो आप सब लोगों को इस किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और मैं इसको 2-3 छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं। आज दिल्ली में
मैं एक्स आर्मी सोल्जर हूँ, मुझे पता है, मैं एलओसी देखा हूँ। एलओसी 3 तरह की होती है, तो क्या उस मूर्ति से भला होगा? लेकिन आप सब लोग ये समझ लीजिए, सरकार का ये मकसद है ही नहीं कि लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को बीमारी मुक्त करना है। अगर बीमार मुक्त करना होगा तो इस तरह से ये बड़ी बड़ी आज